हाँ बच्चों, क्या हालचाल हैं। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज वापस आपके साथ जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसमें कन्फर्मर्स के साथ आ गया हूं। कन्फर्मर्स, इससे भी आपको प्रॉब्लम आपके जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम या नीट में देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा हमने लास्ट क्लास में टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के ऊपर डिस्कशन किया था, वैसे ही अगर हमसे एग्जामिनर यहां पर पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करिए, तो उसके ऊपर मैं पहले कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता देता हूं और फिर वी विल गो फॉर कन्फर्मर्स। तो देखिए, मैंने यहां पर मेंशन किया है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, इसका मतलब वी कैन ऑल्सो राइट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इसका मतलब है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, जब भी मैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को सम यहां पर लिखूंगा तो हमेशा 2 की पावर n मेंशन करूंगा, 2 रेज़ टू द पावर n। यहां जो n है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, है ना। और डबल बॉन्ड्स कौन से? वेयर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट, जहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स प्रेजेंट। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा तुमको n देगा, और अगर 2 की पावर आप n करोगे यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ यहां वन बाय वन मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है, उसको हम यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो देखिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, हम अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो अभी हमने लिखा है कि 2 की पावर n होते हैं। अब जरा इसको यहां पर समझिए। यहां सबसे पहले देख लेते हैं क्या किरेल सेंटर है क्या। तो देखिए, ब्रोमीन और हाइड्रोजन यहां पे 2 डिफरेंट एटम्स हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहां पे 2 डिफरेंट एटम है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन पर आगे अप्रोच करता हूं CH2 और सिमिलरली सेम पॉइंट पर जाकर वैलेंसी मीट कर जाती है, इसका मतलब ये जो कार्बन है 1 कार्बन नॉट किरेल सेंटर, ये किरेल सेंटर नहीं है। ओके, और सिमिलरली यहां पर भी यही सिचुएशन होगी, बट दे आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो मेंशन कर सकते हैं बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेंशन नहीं कर सकते। तुम इसको ऐसे भी समझा सकते हो, ये जो तुम 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन लिख रहे हो, ये देखो अगर आप इसी कार्बन के रेस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल को कट करोगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वेदर चाहे तुम यहां पे ब्रोमीन और क्लोरीन को सिस लिखो या ब्रोमीन और क्लोरीन को ट्रांस लिखो। ओके, तो इसका मतलब ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल ही होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब मैं यहां ओनली राइट ओनली सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसका मतलब यहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे वो सिंपली 2 होंगे, क्योंकि यहां पर किरेल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, ओनली स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट। और प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी हमने इसको एक्सप्लेन किया कि यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट मींस ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहां मैंने मेंशन किया है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। देखिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। ये 1 और 3 पर 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। अब चेक करिए क्या यहां पर किरेल सेंटर्स हैं क्या, तो डेफिनेटली ये क्लोरीन और H। अब देखिए यहां CH2, यहां CH2, यहां CH2 बट यहां CHCl, इसका मतलब ये किरेल सेंटर है। और सिमिलरली ये भी किरेल सेंटर है, ये दोनों ही किरेल सेंटर है। इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू 2 हो गई। तो अब वैसे भी हम यहां पर अगर देखें तो 2 रेज़ टू द पावर 2 है ना, 2 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब 4 स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए। लेकिन
रुक जाइए, इसको जरा चेक कर लेते हैं पहले ढंग से। जब मैं इसका सिस आइसोमर लिखूंगा, ये सिस आइसोमर, ये देखिए ये तो है सिस, और ऐसे ही इसका जो ट्रांस पॉसिबल होगा वो ये पॉसिबल होगा। वन क्लोरीन इज ऑन सॉलिड वेज, अदर इज ऑन डैश वेज, ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर है। अब क्योंकि यहां पर 2 और मोर किरल सेंटर्स हैं, तो जैसा मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लीजिए। तो देखिए जब मैं सिस आइसोमर को देख रहा हूं तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस प्रेजेंट, और अगर पीओएस प्रेजेंट है इसका मतलब ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होगी तो ये कभी भी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी फॉर्म में नहीं हो सकता, ये सिंगल आइसोमर काउंट होगा, सिस सिंगल आइसोमर। ओके, अब हम ट्रांस के ऊपर आ जाते हैं। तो ट्रांस में ऑब्वियसली नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो प्लस लीवो काउंट होगा, डी प्लस एल काउंट होगा, इट मींस ये 2 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। तो यहां ट्रांस के केस में 2 स्टीरियो आइसोमर्स, सिस के केस में सिंगल आइसोमर, और इसलिए हम इसको यहां पर डिफाइन करेंगे कि टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स यहां हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वो 3 हैं, ये देखिए। ओके, तो तुमको यहां 3 आंसर रिपोर्ट करना है, टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ऑलवेज स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। ये जो प्रॉब्लम है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो देखिए 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ये हो गया। अब ये जो 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है इसमें फिर वही सिचुएशन है, ये जो हाइड्रोजन है यहां पर क्लोरीन के साथ ये तो डिफरेंट एटम है, लेकिन अगर मैं यहां रिमेनिंग जो 2 वैलेंसी से उनको देखूंगा तो किरल सेंटर नहीं है, तो नो किरल सेंटर। और आप वैसे भी यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डिफाइन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू जो 2 कार्बन एटम्स हैं जहां पर 2 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो नो किरल सेंटर। इसका मतलब अगेन हम यहां पे सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं सिस एंड ट्रांस, वी कैन ड्रॉ ओनली सिस एंड ट्रांस। तो जब भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, हमारा ये जो फॉर्मूला है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का, डेफिनेटली ये वैलिड नहीं रहेगा। जैसा हमने कल डिस्कस भी किया था कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स भी हैं तो फिर हमारा एक नया फॉर्मूला जाता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का। तो मैं अगर यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो अगेन आंसर आपका होगा 2 सिस एंड ट्रांस। इसकी जगह जैसे मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड 2,4-डाइक्लोरोहेप्टेन। तो 2,4-डाइक्लोरोहेप्टेन इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और किरल सेंटर यहां प्रेजेंट दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली इसके अंदर 2 किरल सेंटर हैं, तो पहले चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकती, मिथाइल है और वहां प्रोपाइल है। तो सिंपली अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड है नहीं यहां पर, तो यहां पर तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो 2 की पावर n फॉर्मूला है वहां पे 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर हो जाएगा, और ऑल आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, सारे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? तो इस टाइप की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, वेदर इट इज इन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और नीट। अब मैं आपको कन्फर्मर्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर बता देता हूं। हाँ बच्चों, जैसे अब मैं कन्फर्मर्स के ऊपर आ गया हूं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम कैसे डिफाइन करते हैं और इससे आपको कैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जैसे अभी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन अलाउ नहीं है,
ट्रिपल बॉन्ड में भी रोटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन इफ वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये एक कार्बन और ये दूसरे कार्बन को मान लेते हैं, और एक कार्बन को अगर हम होल्ड करके दूसरे को रोटेट कराते हैं तो रोटेशन इज अलाउड। तो बिकॉज ऑफ दिस अलाउड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जितने भी डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अराइज होते हैं, दे ऑल आर नोन एज कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर टर्म अराइज बिकॉज ऑफ अलाउड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे। वेरियस टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल पॉसिबल। ओके, अब हाउ मेनी कन्फर्मर्स पॉसिबल? आंसर है इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, बट we can draw only 6 conformers for our conveniency, out of which 3 are staggered and 3 are eclipsed। तो देखिए कन्फर्मर्स का ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑलरेडी तुमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड और स्क्यू और गॉश स्टैगर्ड। इक्लिप्स में पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कन्फर्मर्स का। अच्छा, कन्फर्मर्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड में यहां पर पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब एल्केन टाइप के मॉलिक्यूल में पॉसिबल हैं। और एल्केन मॉलिक्यूल्स के अगर मुझे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स को देखना है बोर्ड पर, तो इसके लिए वी हैव न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये एक मेथड है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है उनको 2 डायमेंशनली बोर्ड पर या कॉपी पर ड्रॉ करने का मेथड है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इनटू 2 डायमेंशनल वर्जन। ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन में न्यूमैन ने कुछ ऐसा प्रपोजल दिया है, आप एक कार्बन को इस सर्कल से ड्रॉ करिए विथ 3 वैलेंसी, ये रियर कार्बन है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और सिमिलरली ये फ्रंट कार्बन है, ये कार्बन है, इसको हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फ्रंट कार्बन। अगर मैं इस फ्रंट कार्बन को रियर कार्बन के ऊपर सुपर इंपोज कर देता हूं, ऐसे सुपर इंपोज कर देता हूं, तो देखिए ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। न्यूमैन प्रोजेक्शन, सपोज वी हैव ईथेन, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ईथेन मॉलिक्यूल का है। ओके, जो फ्रंट कार्बन है उसकी 4th वैलेंसी बोर्ड के अंदर है, और जो रियर कार्बन है उसकी 4th वैलेंसी बोर्ड के बाहर है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनली। ओके, जैसे मैंने यहां पे प्रॉब्लम लिखा है, ड्रॉ ऑल कन्फर्मर्स ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑब्वियसली हम 6 कन्फर्मर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स होते कैसे हैं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो देखिए 2,3 डाइमिथाइल जो ब्यूटेन है, हमने सबसे पहले उसका यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इज देयर एनी किरल सेंटर? क्या कोई किरल सेंटर है यहां पे? नो, देयर इज नो किरल सेंटर। अब मैं, जैसे ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, मैं कार्बन 2 को फ्रंट कार्बन और कार्बन 3 को रियर कार्बन अज्यूम कर लेता हूं। ये आपकी चॉइस है। आप अगर फ्रंट कार्बन 1 को अज्यूम करते तो कार्बन 2 फिर रियर कार्बन हो सकता था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो रियर कार्बन है इट हैज 1 मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अभी हम देख रहे हैं फ्रंट एंड रियर जो कार्बन हमने अज्यूम किए C2 एंड C3। C2 ये हमने फ्रंट कार्बन अज्यूम किया है। ओके, अच्छा, ये भी आपको एग्जामिनर बता सकता है कि आप मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे या एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या करते हैं, यहां पर जो फ्रंट कार्बन है उसको स्टेबल रखेंगे, है ना, और जो C3 है रियर कार्बन है, रियर कार्बन हम इसको रोटेट कराएंगे, रोटेट, और हमेशा क्लॉकवाइज कराएंगे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे हम जो डिफरेंट कन्फर्मर्स है वो हमको यहां पर मिल जाएंगे। कन्फर्मर्स को ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ और टर्म्स आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। एंटी स्टैगर्ड और फुली इक्लिप्स दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, एंटी स्टैगर्ड का मतलब है जैसे ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन, ये सिमिलर ग्रुप्स हैं जो मेरे थंब हैं। अगर इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये देखिए, फ्रंट कार्बन पर एक ग्रुप और रियर कार्बन पर वही सिमिलर ग्रुप एकदम अपोजिट हैं, एंटी हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? ये जो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और सिमिलरली यहां जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ गए,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है इट इज नोन एज टॉर्जनल स्ट्रेन। तो ये मिनिमम हो गया यहां पे। और दूसरा, इनके साइज के कारण जो रिपल्शन है इट इज नोन एज स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक रिपल्शन भी इसको हम बोलते हैं, ये भी मिनिमम हो गया। इससे क्योंकि यहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यही कारण है कि एंटी स्टैगर्ड जो फॉर्म होता है, जो कन्फर्मर होता है, इट इज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट टॉर्जनल स्ट्रेन, और टॉर्जनल ड्यू टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू नियर बाय ग्रुप्स, ओके, एंड लीस्ट स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन मतलब रिपल्शन ड्यू टू बल्की साइज ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। तो दोनों ही यहां पर लीस्ट होने के कारण जो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, हैंस मोर स्टेबल, ओके। और ऐसे ही अगर हम फुली इक्लिप्स की बात करते हैं तो फुली इक्लिप्स में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ये फुली इक्लिप्स्ड है। ऑब्वियसली ये मिनिमम डिस्टेंस पर टू सिमिलर ग्रुप्स या एटम्स प्रेजेंट हैं, मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल्शन, और ऑब्वियसली साइज के कारण भी रिपल्शन होगा, स्टेरिक स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो फुली इक्लिप्स्ड है, टू सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन फ्रंट एंड रियर कार्बन एटम्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस, ओके, हैंस मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन, okay, which increase potential energy of respective molecule and decrease stability of respective conformer, respective molecule। तो ये fully eclipse की definition है। Now इस बेसिस पर हम जो वेरियस कन्फर्मर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट ये तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जेई में, नीट में आ भी चुके हैं यहां से प्रॉब्लम, ओके। तो देखिए, एंटी स्टैगर्ड अभी हमने कंक्लूड किया मोस्ट स्टेबल है, और फुली इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल है। तो इनके बीच में आफ्टर एंटी वी हैव स्क्यू और गॉश, फिर पार्शियली इक्लिप्स, और फुली इक्लिप्स तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ही। तो अगर यहां लेफ्ट टू राइट हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जो कन्फर्मर्स स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो राइट टू लेफ्ट ऑर्डर ऑफ जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ऐसे ये देखिए, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो दोनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब मैं कन्फर्मर्स को ड्रॉ करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां 2,3 डाइमिथाइल जो ब्यूटेन के हम कन्फर्मर्स ड्रॉ कर रहे थे, उनको अब मैं 1 बाय 1 यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो समझिए जरा सभी स्टूडेंट्स, जैसे हमने कार्बन 2 को फ्रंट कार्बन अज्यूम किया है, कार्बन 3 को रियर कार्बन अज्यूम किया है, तो फ्रंट कार्बन जो 2 है, 2 मिथाइल एंड 1 हाइड्रोजन, और सिमिलरली जो रियर कार्बन 3 है, 2 मिथाइल एंड 1 हाइड्रोजन, ओके। अब रैंडमली मैंने एक कोई भी कन्फर्मर यहां पे न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया है। इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? तो देखिए, यहां अगर आप कार्बन 2 पर मिथाइल देखें तो यहां कार्बन 3 पर मिथाइल ये अपोजिट हैं, लेकिन कार्बन 2 पर यहां अगर हाइड्रोजन है तो कार्बन 3 पर इसके अपोजिट में मिथाइल आ रहा है। तो ये हैं तो स्टैगर्ड, बट दिस इज नॉट एंटी स्टैगर्ड। तो ये जो फर्स्ट कन्फर्मर हमने यहां पे ड्रॉ किया है, इट इज नोन एज स्क्यू और गॉश। ये स्क्यू और गॉश है। नाउ अब मैंने क्या किया, C2 तो स्टेबल है और C3 को हम 60 डिग्री के एंगल पर रोटेशन कराएंगे। 60 के मल्टीपल में हमेशा रोटेशन कराते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, जो रियर पर हमारे ग्रुप्स हैं वो रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो मिथाइल रोटेट करके इस मिथाइल के पीछे आ जाएगा, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के पीछे आ जाएगा। ये देखिए, तो इससे ये मिथाइल इसके पीछे, अब बिल्कुल पीछे शो करेंगे तो हमको रियर जो मिथाइल ग्रुप है वो तो विजिबल ही नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा टिल्ट रख रखा है यहाँ पे, और ऐसे ही यहां मिथाइल आ गया और यहां हाइड्रोजन आ गया। तो ये सिचुएशन इक्लिप्स सिचुएशन है। और यहां फ्रंट पर मिथाइल बट रियर पर हाइड्रोजन, फ्रंट पर मिथाइल रियर पर मिथाइल, फ्रंट पर हाइड्रोजन रियर पर मिथाइल, तो इट इज नोन एज पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये पार्शियली इक्लिप्स है, इसको मैं सेकंड कन्फर्मर यहां पे बोल देता हूं, ओके। नाउ फिर मैंने 60 डिग्री के एंगल पर रोटेशन कराया, तो देखिए ये जो मिथाइल है ये यहां आ गया, ये मिथाइल यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया,
रियर रोटेशन हो रहा है, तो 60 डिग्री पर रोटेशन, तो हाइड्रोजन यहां, ये मिथाइल यहां और ये मिथाइल यहां, तो ये फिर स्टैगर्ड वाली सिचुएशन आ गई। नाउ दिस टाइम फ्रंट पर हाइड्रोजन, रियर पर हाइड्रोजन, फ्रंट पर मिथाइल, रियर पर मिथाइल, फ्रंट पर मिथाइल, रियर पर मिथाइल। तो ये जो तुमने कन्फर्मर ड्रॉ किया है, थर्ड नंबर कन्फर्मर, ये एंटी स्टैगर्ड है। फ्रंट एंड रियर पर जो सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स हैं, दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, देयरफॉर मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन बिटवीन डैम, और इसलिए ये हमने डिफाइन किया है मोस्ट स्टेबल है। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है। अब मैं 60 डिग्री पर फिर रोटेशन करता हूं, तो दिस मिथाइल ये इस हाइड्रोजन के पीछे, ये मिथाइल इस मिथाइल के पीछे, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के पीछे। तो देखिए ये आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा, हियर इट इज मिथाइल, हियर इट इज मिथाइल, हियर इट इज हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड है, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स। तो हम इसको डिफाइन करेंगे यहां पर फोर्थ कन्फर्मर। फिर मैंने 60 डिग्री पर यहां रोटेशन कराया, तो ये मिथाइल यहां आ गया, ये मिथाइल यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया। तो हमको अब ये कन्फर्मर फिर स्टैगर्ड मिल गया है। और देखिए अगर एक बार एंटी स्टैगर्ड डिसाइड हो गया है, तो इसका मतलब अब ये हमेशा स्क्यू और गॉश ही होंगे। तो ये स्क्यू और गॉश स्टैगर्ड मींस वन एंटी स्टैगर्ड एंड टू आर स्क्यू और गॉश स्टैगर्ड। तो देखिए हम ऑलरेडी फर्स्ट को स्क्यू और गॉश डिफाइन कर चुके हैं। फिर मैंने 60 डिग्री पर रोटेशन कराया, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, ये मिथाइल इस मिथाइल के पीछे, ये मिथाइल इस मिथाइल के पीछे। तो अब फ्रंट एंड रियर कार्बन पर सारे सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स वो एकदम पैरेलल हो गए हैं, ऐसे ये ऐसे हो गए हैं, और इसलिए यहां हम इसको डिफाइन करेंगे कि जो 6 कन्फर्मर है ये फुली इक्लिप्स्ड है, दिस इज फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। और अब अगर मैं यहां पर रोटेशन कराऊंगा, तो देखिए ये मिथाइल, यहां हाइड्रोजन आ गया और यहां मिथाइल आ गया। इसका मतलब ये हमको वापस अब फर्स्ट मिल जाएगा। तो आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन हमको आइडेंटिकल या होमोमर मॉलिक्यूल ही मिल जाता है। तो फुली इक्लिप्स्ड हमने डिफाइन किया मोस्ट अनस्टेबल बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टॉर्जनल एंड स्टेरिक स्ट्रेन, और एंटी स्टैगर्ड हमने डिफाइन किया मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ मिनिमम स्ट्रेन। ओके, तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया? तो सभी इसको अपनी कॉपी में ढंग से ड्रॉ कर लीजिए। हम कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने इस प्रॉब्लम को मेंशन किया है फॉर 1,2-डाइक्लोरोईथेन। 1,2-डाइक्लोरोईथेन, इसका आपको एक कन्फर्मर ऑलरेडी गिवन है। ओके, और इसमें ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2 अज्यूम करने के लिए बोला गया है, और फिर एग्जामिनर ने बोला है रोटेशन ऑफ C1 at an angle of 120 degree in anti-clockwise direction will give which new conformer। तो आपको वो नया कन्फर्मर डिटेक्ट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि ये कौन सा कन्फर्मर है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि C1 पर क्लोरीन और C2 पर क्लोरीन, फ्रंट एंड रियर कार्बन पर क्लोरीन, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ऐसे हाइड्रोजन फ्रंट पर, हाइड्रोजन रियर पर, ये सब भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। इट मींस इट इज एंटी स्टैगर्ड, इट इज ऑलरेडी एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर इज गिवन। नाउ अब मुझे यहां पर 120 डिग्री के एंगल पर रोटेशन करना है C1 को। तो मैं 60 डिग्री एंगल पर पहले रोटेशन करूंगा और फिर 60 डिग्री पर रोटेशन करूंगा। तो देखिए ये क्लोरीन यहां आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये हाइड्रोजन यहां आएगा और ये हाइड्रोजन यहां आएगा। तो व्हाट वी गेट दिस। अब रियर स्टेबल कार्बन है, तो देखिए ये क्लोरीन यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया और ये हाइड्रोजन यहां आ गया। ओके, और तो अब ये आपको कौन सा कन्फर्मर मिला है? आप देख रहे हैं फ्रंट पर क्लोरीन एंड रियर पर हाइड्रोजन है, ये इक्लिप्स्ड है और इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। और सिमिलरली यहां हमने फिर इसको 60 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है।
अब क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं कि ये एंटी स्टैगर्ड है, तो ऑब्वियस है अब जो नया स्टैगर्ड कन्फर्मर यहां पर मिलेगा वो स्क्यू और गॉश ही होगा। तो देखिए ये क्लोरीन यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया, तो ये नया कन्फर्मर मिल गया। रियर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये तो फिक्स्ड है, और नाउ ऑन फ्रंट कार्बन हियर इट इज क्लोरीन, हियर इट इज हाइड्रोजन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। तो देखिए ये C1 कार्बन और ये C2 कार्बन, तो C1 पर क्लोरीन और C2 पर हाइड्रोजन, तो इसका मतलब सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, तो हम इसको यहां पर स्क्यू और गॉश डिफाइन करेंगे। तो ऐसे आपसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो जो न्यू कन्फर्मर आपको डिफाइन करना था वो स्क्यू और गॉश है। ये आंसर है। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम तुमको देखने को मिल सकती है यहां पर। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर एक्चुअली क्या कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कन्फर्मर्स में जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमने अभी एंटी स्टैगर्ड या स्क्यू और गॉश स्टैगर्ड का ऑर्डर पढ़ा है स्टेबिलिटी का, लिटिल बिट अफेक्ट होता है, तो उसको भी यहां पर ध्यान रखना जरूरी है। वहां से प्रॉब्लम ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेई या नीट के अंदर। तो देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया है 2-फ्लोरोइथेनॉल। जो 2-फ्लोरोइथेनॉल है इट्स स्ट्रक्चर इज दिस 2-फ्लोरोइथेनॉल। अब अगर मैं इसका एंटी स्टैगर्ड ड्रॉ करता हूं तो देखिए ये जैसे फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप विथ 2 हाइड्रोजन, और ऐसे जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 1 फ्लोरीन विथ 2 हाइड्रोजन। OH और फ्लोरीन अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो जैसे यहां हाइड्रोजन फ्रंट पर और रियर पर हाइड्रोजन, फ्रंट पर हाइड्रोजन रियर पर हाइड्रोजन, तो यही एंटी स्टैगर्ड अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। इस सिचुएशन में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है इट हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, बट बिकॉज दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस देयरफॉर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। बट अगर मैं इसका स्क्यू और गॉश यहां पर ड्रॉ करता हूं तो इस सिचुएशन में यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन ये क्लोज आ गए, तो यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल हो गया। तो यहां स्क्यू और गॉश हाईली स्टेबल कन्फर्मर है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरेस यहां ये लेस स्टेबल है, नो सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप ये पूछ सकते थे कि सर इक्लिप्स जो कन्फर्मर है उसके अंदर तो ये OH और फ्लोरीन एकदम पैरेलल हो जाएंगे, तो लेकिन वहां पर जो टॉर्सनल और स्टेरिक स्ट्रेन है वो मॉलिक्यूल को हमेशा अनस्टेबल करेगा, इसलिए हम स्टैगर्ड जो कन्फर्मर्स है उसमें ही यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एंटी के रेस्पेक्ट में स्क्यू और गॉश इज मोर स्टेबल। जैसे ये मैंने इथेन 1,2-डायोल इट मींस ग्लाइकॉल लिखा है, तो देखिए ग्लाइकॉल में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ये फर्स्ट कार्बन पर OH और ये सेकेंड कार्बन पर OH और रिमेनिंग तो हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन पर। ओके, तो ये एंटी स्टैगर्ड है और इसका कंपैरिजन हम इस क्यू से कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन जो इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे इंटरेक्ट कर सकता है, ओके, और ये स्क्यू और गॉश है, तो ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां एंटी स्टैगर्ड लेस स्टेबल है, नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर आपसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एग्जामिनर पूछ सकता है जिसके अंदर हमको केयरफुली आंसर को अटेंड करना है। ओके, तो ये स्टूडेंट आज हमने जो कन्फर्मर्स हमारे पास आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टॉपिक था
उसके ऊपर भी बेस्ड मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स और कैसे हम जो वेरियस कन्फर्मर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक कर सकते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और तब तक के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आज मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कन्फर्मर्स से रिलेटेड बताई, और इससे पहले हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिए, हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके देख लेते हैं क्या हमसे वो सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं क्या। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।